हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। हमने सक्सेसफुली एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कर लिया है। अब हम मूव करेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस में। लेकिन बिफोर कमिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, हम थोड़ा सा लिक्विड का थोड़ा 2-3 पॉइंट छूट गया, उसको कर लेंगे फटाफट। ठीक है, चलो। तो लिक्विड में हमने क्या सीखा था, याद है क्या तुमको? लिक्विड में हमने क्या सीखा था सर? रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन ऑफ गैस सीखा था सर। और इसका कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ गैस, जो होता है v2 माइनस v1 बाई v1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये तो अब सबको आने लगा होगा, एक्सपर्ट हो गए होंगे तो, है ना, कि नहीं हुआ है? ठीक है सर। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। अब देखो, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटू v1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। और अगर मुझे यहाँ पर v2 का वैल्यू फाइंड करना है, फटाफट करते हैं। v2 का वैल्यू फाइंड करना है तो v1 इधर लेके आना पड़ेगा, और अगर ये v1 इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस v1 प्लस गामा आर v1 थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यहाँ पर, और ये इज इक्वल टू v2, है ना। लेकिन ये v2 को इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा। ठीक है, इधर लिखो उधर लिखो, बात तो एक ही है ना भाई। ओ हाँ सर। तो v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर v1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर में बचा 1 प्लस v1 तो कॉमन आ गया है, गामा आर थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये फॉर्मूला हमको थोड़ा सा क्या ही, बहुत ही ध्यान रखने का ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ गैस वही होगा। देखो, यहाँ पर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ पर वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस बचेगा। ये किस में होता है? CGS। और दूसरा पर केल्विन किस में होता है? SI। ओ भाई, ये तो बताने का दरकार नहीं है ना, अब तो तुम्हें समझ में आने लगा है भाई। ओ, है ना, बहुत ही सिंपल है, मज़ा ही आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फाइनली करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में ना, हम सबसे पहले करेंगे चार्ल्स लॉ पहले। ठीक है, चार्ल्स लॉ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अपना देखेंगे कि क्या होगा। चलो, हेडिंग लिखो, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ मैंने पहले ही लिखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा तो फंडा है कि पहले कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद डेफिनेशन लिखो। लेकिन मैंने बिहेवियर ऑफ गैस में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तुमको समझा दिया है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब डेफिनेशन में, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द फिक्स्ड mass of gas, volume of gas increases और decreases by कितना? decreases by कितना? increases और decreases by कितना? 1/273 times the volume of gas। और वो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना में होना चाहिए? at 0 डिग्री सेल्सियस for every 1 डिग्री राइज, पूरा ही लिख देते हैं ना, 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर थोड़ा सा टाइम हो तो जाके चार्ल्स लॉ भी देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा था, एक बार बता ही देता हूँ। चार्ल्स लॉ में बेसिकली हमने सीखा था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। वॉल्यूम इंक्रीज करने, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये हमको पता है। हाँ सर। और यहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि बिहेवियर ऑफ गैस में कि कितना पैरामीटर चाहिए ताकि हम बिहेवियर ऑफ गैस को समझ सके। तो हमने बोला था कि 4 पैरामीटर चाहिए, PVT N, प्राइवेट N, मतलब 4 पैरामीटर्स हमको चाहिए। एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, एक है अमाउंट ऑफ द गैस। तो यहाँ पर खेला किसके बीच में हो रहा है चार्ल्स लॉ में? तुम बोलोगे सर खेला तो इसके बीच में हो रहा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। तो बचा कौन सर? बचा ये दोनों। तो ये दोनों कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, तो वही तो लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट। तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? कितना से इंक्रीज होगा या फिर कितना से डिक्रीज होगा?
बाई 1/270 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो कितना डिग्री सेल्सियस में है, 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वही लिखा है, एक बार देख लो, ठीक है। इसको मैं एकदम एक एग्जांपल से समझा दूं क्या तुमको, एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। सर एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास एक गैस है, ठीक है, और ये गैस कितना डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। क्या तुमको समझ में आया? और इसका वॉल्यूम मान लो V0, वॉल्यूम एट 0। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं कितना से, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताओ भाई, दिमाग है कि नहीं है? सर है, बढ़िया दिमाग है। तो अगर हम वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, होगा ना भाई? हाँ सर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना से इंक्रीज होगा नहीं पता। तो मान लो ये V एट 1 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना होगा नहीं पता, लेकिन कितना से वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो तो पता है। वॉल्यूम विल इंक्रीज बाई 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब V0, इतना इंक्रीज होगा। वाह, मजा ही आ गया। इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा मेरा, जो फाइनल V1 डिग्री सेल्सियस है, वो कितना होगा? पहले इतना था, अब कितना इंक्रीज हुआ है? 1/273 टाइम्स V0, इतना इंक्रीज हुआ है। मतलब जो V1 डिग्री सेल्सियस है वो कितना होगा? V0 कॉमन, यहाँ पर 1 बचेगा, 1/273, इतना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर फंडा बेसिकली यही एक्सप्लेन करने का है कि कोई भी गैस हो कितना डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं इसका टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और कितना से होगा? सर 1/273 टाइम्स से इंक्रीज होगा। तो वही है चार्ल्स लॉ। और अगर मैं इसका टेम्परेचर को डिक्रीज कराऊंगा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। कितना से डिक्रीज होगा? 1/273 टाइम्स से डिक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है कि कोई भी गैस अगर 0 डिग्री सेल्सियस में है और अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। कितना से? 1/273 टाइम्स से इंक्रीज होगा। क्या ये तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, बहुत ही मस्त से समझ में आया, एकदम दिल खुश हो गया। ठीक है, तो क्या ये तुम्हें समझ में आया जो चार्ल्स लॉ मैंने यहाँ पर समझाया है? सर चार्ल्स लॉ काहे समझा रहे हो सर? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस समझा दीजिए, बड़ा ही मजा आ जाएगा। हाँ, अब वही करने वाला हूँ, लेकिन एक बार चार्ल्स लॉ समझ में आ गया तो दोनों को एकदम मर्ज करके पढ़ने में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब हम सीखते हैं कि गैसेस को हम कैसे करके हीट कर सकते हैं। अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करेंगे तो वह एक्सपांड करेगा। हम यही पढ़ रहे हैं कि अब तक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करेंगे तो वह एक्सपांड करेगा। तो देखते हैं कि गैस को हम कितने तरीके से हीट कर सकते हैं। गैस कैन बी हीटेड इन 2 वेज। कौन कौन सा वे है सर? एक हम हीट कर सकते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैसे कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर में। मतलब अगर मेरे पास ये कंटेनर है और अंदर में क्या रखा हुआ है? गैस। और अगर हम इसको हीट कर रहे हैं ताकि ये प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, प्रेशर चेंज ना हो। तो मान लो इसका प्रेशर पहले था 10 atm, इतना प्रेशर था। ज़्यादा हो गया क्या? चलो 4 atm, इतना प्रेशर था। अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो अब क्या होगा? अगर मैं हीट करूँ तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मैंने सिखाया था। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा ये सारा मॉलिक्यूल्स का, ये जोर से एकदम जोर जोर से मूव करने लगेगा और ज़्यादा स्पीड से वॉल में मारेगा तो प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। प्रेशर क्या होने लग जाएगा? इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन हमारा मकसद है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को बढ़ने ना दिया जाए, तो प्रेशर को इंक्रीज ना हो, इसीलिए हम इसका वॉल्यूम, ये जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। तो अगर हम हीट करें एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर को चेंज करे बिना,
प्रेशर को चेंज करे बिना अगर हम हीट करें तो वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम हीट करते हैं मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जोर जोर से मूव करने लगता है, कंटेनर को मारता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन हमारा मकसद है कि प्रेशर ना बढ़े, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि वो मॉलिक्यूल्स आराम से घूम सके। तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है सर, समझ में आया? मतलब हम जब हीट करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है, एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब यहाँ पर क्या है, हम हीट कर रहे हैं सर, कैसे? जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस रखा हुआ है और हम इसमें यहाँ पर हीट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम हीट डालेंगे, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगा, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगा तो जोर जोर से मूव करने लगेगा, कंटेनर को हीट करेगा, और कंटेनर को हीट करेगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो वी कैन हीट गैस अंडर टू कंडीशन। नंबर वन, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रख के हीट करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपांड होएगा, और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और इसको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपेंशन, तो हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं इस टॉपिक में, हीटिंग गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हीटिंग गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो चार्ल्स लॉ में भी वहां पर लिखा हुआ था एट कांस्टेंट प्रेशर। समझे? हम गैस को दो तरीके से हीट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर में हीट कर सकते हैं ताकि प्रेशर चेंज ना हो, और दूसरा वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हम हीट करें तो एकदम हाई प्रेशर जेनरेट हो जाता है, अंदर में प्रेशर एकदम ही बढ़ जाता है, हाई लेवल हो जाता है प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब आगे बढ़िए सर, ये क्या फालतू का बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि अगर हम गैस को हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वही तो चार्ल्स लॉ है, टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ता है, वही चार्ल्स लॉ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम बढ़िया नोट्स बनाना, ठीक है, ताकि तुमको रिवाइज करना, जितना ज़्यादा रिविजन करोगे उतना बढ़िया माध्यमिक होएगा तुम्हारा, और जितना कम रिविजन करोगे तब तो तुम्हारा हो गया कल्याण, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। एग्जामिनेशन हॉल में मुंह लटका लोगे फिर से। समझ में आ रहा है? एकदम 10-15 बार वीडियो देखो, रिवीजन मारो, रिवीजन मारो, 1.5x में देखो, 2x में देखो, कान में लगा के सो जाओ, एकदम रिवीजन होता रहेगा जिंदगी में। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम करते हैं पी, तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस करते हैं, उसके लिए हम क्या लेंगे, गैस लेंगे। क्या सर जी? ये गैस है। ये भी क्या है सर जी? ये हीट करने के बाद है, ये भी गैस है। मान लो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका वॉल्यूम V0। ठीक है सर, यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर थीटा डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से थीटा डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया। ओ भाई ओ ओ ओ, ओ टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से थीटा डिग्री सेल्सियस कर दिया है। वॉल्यूम को हम V0 में, 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर वॉल्यूम V0 और थीटा डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम V थीटा। क्या तुमको समझ में आया? और अगर मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट तुमको पूछूं कि बताओ भाई यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ द गैस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द गैस क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत ही सिंपल है, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ द गैस तो बहुत ही सिंपल है सर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब V थीटा माइनस V0। पहले इतना था, अब इतना हो गया, इंक्रीज हो गया तो इतना इंक्रीज हुआ। और पहले कितना था सर? V0 था। और कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है सर? पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया। तो थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा सर? थीटा डिग्री। क्या तुमको समझ में आया? तो यही है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है ओ भाई, ठीक है ना? जिंदगी में खुश हो, इसको इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा सर? V0 थीटा, इसके बाद ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू V थीटा माइनस V0। अगर मुझे V थीटा चाहिए, मतलब फाइनल वॉल्यूम, ओ भाई ओ भाई फाइनल वॉल्यूम चाहिए ना, तो फाइनल वॉल्यूम चाहिए तो इधर आ जाएगा ये,
सो V0 प्लस V0 थीटा इज इक्वल टू V थीटा। इसको इधर लिखो उधर लिखो, एक ही बात है क्या? हाँ भाई, तो यहाँ पर कौन कॉमन आ जाएगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको? ये कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस थीटा ये हो जाएगा। सर ये काहे लिखे? थोड़ा सा काम है इसमें। अब यहाँ पर चार्ल्स लॉ लिखते हैं। चार्ल्स लॉ से हम इसको कैसे लिखते थे, याद करो, याद करो। सर जब हमने सीखा था इनिशियल वॉल्यूम V 0 था, फाइनल वॉल्यूम V नॉट था, और जब हम V थीटा था, और अगर हम V थीटा ढूंढना है, V थीटा को ढूंढना है तो पहले कितना था सर? V 0 था, प्लस कितना इंक्रीज होगा अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा 1273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओ भाई ओ नहीं समझ में आ रहा है क्या? ओ भाई सर पहले V0 था, उसके बाद V थीटा हुआ, और अगर मुझे V थीटा का वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो पहले V0 था, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ? सर जी अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होगा, और अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा, और अगर हम 3 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो यहाँ पर इंटू 3 करना पड़ेगा, तो अगर हम थीटा डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो इंटू थीटा करना पड़ेगा। ओह समझे कि नहीं समझे? हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो ये केस से यही को हम चार्ल्स लॉ से लिखते हैं। इसको हमने एक्सपेंशन से लिखा, इसको अब हम चार्ल्स लॉ से लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो इतना इतना कितना इंक्रीज होगा सर? 1/273 टाइम्स V0। और टेम्परेचर कितना से इंक्रीज हुआ था सर? टेम्परेचर यहाँ पर थीटा से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर इंटू थीटा कर देंगे, समझे? यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना होगा सर? V0 प्लस कितना से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? थीटा बाई 2733 V0। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, सॉरी फाइनल वॉल्यूम होगा, वो कितना होगा? मैथ्स है भाई, V0 कॉमन। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस टू। तो इसको और इसको कंपेयर करने पर क्या पता चल रहा है हमको? सर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी V0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी थीटा है, और यहाँ पर भी थीटा है। लेकिन यहाँ ये बच गया है सर, इसका मतलब कंफर्म है कि जो ये गामा पी है वो किसके बराबर है? 1/273 के बराबर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 1/273, खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 1/273। तो ये एग्जाम में आता भी है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कितना होता है? तो 1/273। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कितना होता है? 1/273। क्या इतना तुमको समझ में आया है ना? और इसका यूनिट क्या होता है सर? इसका यूनिट तो हमेशा पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन होता है ना? कोई एक लिख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसका यूनिट क्या होता है सर? इसका यूनिट क्या होता है बता दीजिए। इसका यूनिट क्या होता है? यहीं से तो पता है, वॉल्यूम और वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो टेम्परेचर का यूनिट आएगा। मतलब इसका टेम्परेचर है, इसका यूनिट ये हो सकता है CGS में, या फिर पर केल्विन हो सकता है SI में। ठीक है, अब मैं थक गया हूँ भाई, है ना? बहुत वीडियो बना लिया, तो इतना ही करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी देखता हूँ, हो जाएगा तो कल अपलोड कर दूंगा, है ना? ज़्यादा हो गया आज, तो शायद तुमको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक करो, पहली बार बोल रहा हूँ, है ना? कमेंट करो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है। अगर तुमको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो एक बार तुम चार्ल्स लॉ देखो, जाके बिहेवियर गैस का चार्ल्स लॉ देखो, ठीक है?
ये मैंने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो वेरी इजी है, देखो ये V0 ये बी थीटा, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर ये होता है, तो थीटा डिग्री सेल्सियस राइज करने पर यहाँ पर थीटा लग जाएगा, बस उतना ही है ना। एक बार चार्ल्स लॉ देख लो ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको नहीं समझ में आने वाला, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ दिक्कत का बात ही नहीं है, ये याद करके जाओ, काम बन जाएगा तुम्हारा। ये सब तो तुमसे पूछेगा ही नहीं, है ना। ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए है। ये है मेन यहाँ पर कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कितना होता है 1/273, और उसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होता है या फिर पर केल्विन होता है, बस। ठीक है, चलो, थैंक यू।